स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट फुल डिस्क्राइब क्वेश्चंस को। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, अभी लगातार हम लोग जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में भी आप लोगों ने देखा था। आज भी इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का भी जो क्वेश्चन है वो होने वाला है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने गर्भाशय के तक देखा था। ठीक है, गर्भाशय के जो परत होते हैं उसको भी हम लोगों ने डील किया था। आज जो है इस वीडियो में हम लोग स्तन ग्रंथियों से क्वेश्चंस को शुरू कर रहे हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है स्तन ग्रंथियाँ यानी ब्रेस्ट मेमोरी ग्लैंड्स। स्त्रियों में मासिक धर्म प्रारंभ होने की जो अवस्था होती है वो 12 से 16 वर्ष की होती है एवं संपूर्ण विकसित होने की आयु जो है 18 वर्ष आंकी जाती है। अतः यौवनारंभ से ही युवतियों के दोनों स्तनों में जो है उभार होने शुरू होते हैं। 18 वर्ष की आयु तक यानी मैच्योर होने तक जो है ये दोनों स्तन पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक स्त्री में जो है वो 2 स्तन पाए जाते हैं और जब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट होता है उसी समय से जो है ये दोनों स्तन में उभार होना शुरू होते हैं और 18 वर्ष की आयु तक ये दोनों जो स्तन होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। अगर इसकी संरचना का बात किया जाए तो ये जो होता है वो स्टेर्नम के दाएं और बाएं साइड में स्थित होता है। ठीक है, जो हमारा आर्मपिट बॉर्डर होता है वहाँ तक फैला होता है स्टेर्नम से लेकर ऊपर की तरफ तथा दूसरी तरफ जो होती है वो पसली के नीचे को, ठीक है, छठी पसली तक ये जो होती हैं वो पेक्टोरल पेशियों के ऊपर गोल आकृति में निर्मित 2 मेमोरी ग्लैंड्स ये होती हैं। ये ग्रंथियाँ प्रजनन जो संस्थान होती हैं यानी सिस्टम होता है उसकी सहायक अंग मानी जाती हैं, क्योंकि ये ग्रंथियाँ जो होती है दूध का निर्माण एवं स्राव करती है, जिससे जो है शिशु को पोषण मिलता है। ठीक है, अर्थात ये जो है वो एक प्रजनन जो तंत्र होता है उसकी सहायक अंग है, क्योंकि इनसे जो है दूध का स्राव होता है। साथ ही अगर बात किया जाए और तो स्त्रियों के यौनारंभ के समय से एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से मासिक धर्म के दिनों में यानी चक्र में स्तनों का आकार जो है बढ़ता है, परंतु गर्भावस्था के समय में स्तन का आकार और बढ़कर पूर्ण हो जाता है। यानी अगर पूर्ण रूप अगर होता है तो वो होता है गर्भावस्था काल में। अगर बात किया जाए स्तन ग्रंथियों का तो ये जो होती हैं वो 3 प्रकार के ऊतकों से बनी होती हैं। पहला ग्लैंडुलर टिश्यू यानी ग्रंथिल ऊतक, दूसरा फाइब्रस टिश्यू यानी तंतु ऊतक और तीसरा जो होती हैं वो बसीय ऊतक यानी फैटी टिश्यू से ये मिलके बनती है। प्रत्येक स्तनीय ग्रंथि में ग्रंथिल ऊतक के लगभग 20 खंड होते हैं, अर्थात प्रत्येक स्तन की ग्रंथि यानी 3 प्रकार के जो ऊतक पाए जाते हैं उनमें जो है प्रत्येक में 20-20 खंड पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड में कई खंडक यानी लोबल्स होते हैं तथा खंडक वायु कोष्ठों के गुच्छों से बने होते हैं जो छोटी छोटी वाहिनियों में खुलते हैं, जिनमें जुड़ने से बड़ी उत्सर्गी वाहिनियां बनती हैं जो दूध स्रावी वाहिनियों के नाम से जानते हैं। अर्थात प्रत्येक खंडक में कई खंडक होते हैं और ये जो है वायु कोष्ठकों के गुच्छों से बने होते हैं जो छोटी छोटी वाहिनियों में खुलते हैं और ये जब मिलते हैं तब जाके दूध स्रावी वाहिनियाँ तैयार होती हैं। सभी दूध स्रावी वाहिनियाँ जो हैं वो आगे चल के निपल यानी चूचुक में पहुँचते हैं और उसकी सतह पर ही है। ठीक है, यानी सभी जो वाहिनियाँ होती हैं वो आगे चल के चूचुक पे खुलती हैं और उसके बाद जो है सतह पर पहुँचती हैं। चूचुक की सतह से खुलने से पूर्व ये वाहिनियाँ जो हैं विस्फारित यानी डायलेट हो जाती हैं और इनका विस्फारण दूध का भंडार बन जाता है। तंतु ऊतक जो ग्रंथिल ऊतक वाहिनियों को रोककर रखता है और वसीय ऊतक स्तनीय ग्रंथि की सतह के आच्छादित के यानी ढक के रखता है तथा खंडकों के बीच में भी ये पाया जाता है। अगर बात किया जाए इनके कार्य का यानी स्तन ग्रंथि के कार्य का तो इनका जो मेन कार्य है वो दूध का निर्माण करना है। साथ ही इनका जो मेन काम है वो चूचुक के थ्रू बच्चों में पोषण प्रदान या दूध को मुफ्त करना है। ठीक है, तो इनका वही कार्य है मेन, दूध का उत्पत्ति करना और बच्चों को पोषण देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पुरुषों के प्रजनन अंग। ठीक है, अभी हम लोग जो है वो स्त्रियों के प्रजनन अंग को देख रहे थे। ठीक है, अब जो है हम लोग पुरुषों के प्रजनन अंग की तरफ बढ़ेंगे। तो इनमें जो है स्त्रियों की तरह 2 अंग पाए जाते हैं, एक जो होता है आंतरिक अंग और दूसरा जो है बाह्य अंग, जिसमें 2 वृषण, ठीक है, जिसे हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, साथ ही 2 अधिवृषण यानी एपिडिडमिस, ठीक है, साथ ही स्पर्मेटोजोआ, डक्ट डिफरेंस, ठीक है, साथ ही स्पर्मेटिक कॉर्ड्स, सेमिनल वेसिकल्स, इजैकुलेटरी डक्ट्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, वल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड, साथ ही पेनिस, ये जो होते हैं वो शामिल होते हैं।
ठीक है। यानी पुरुषों के जो प्रजनन अंग होते हैं उसमें 2 वृषण, 2 अधिवृषण, शुक्राणु, 2 शुक्र नलिकाएं, साथ ही 2 शुक्र रज्जु, ठीक है, 2 शुक्राशय, 2 स्खलन नलिकाएं, 1 प्रोस्टेट ग्रंथि और 2 जो है वल्व यूरेथ्रल ग्रंथि और 1 जो सीसन इसमें पाए जाते हैं पुरुषों के प्रजनन अंग में। चलिए अब बारी बारी से इन सभी को देखते हैं। तो इसमें पहला है वृषण, ठीक है, जो कि अंडाकार लघु आकृति की ये ग्रंथि होती हैं, ठीक है, और इनकी जो संख्या होती है वो 2 होती है, जो जो हमारा स्क्रोटम होता है उसी में लटकी हुई रहती हैं। इनको पुरुष प्रजनन ग्रंथि या गोनाइड्स के नाम से भी जानते हैं। ये शुक्राणु का उत्पादन करती हैं, अर्थात वृषण में ही जो है वो शुक्राणु का निर्माण यानी स्पर्मेटोजोआ का उत्पादन होता है। ये जो होती हैं वो 2 होती हैं और ये जो होती हैं लघु ग्रंथियाँ होती हैं जो हमारे स्क्रोटम से लटकी रहती हैं, ठीक है। इसको हम लोग गोनाड्स के भी नाम से जानते हैं। अंडा से जांघों के बीच में सीसन मूल के नीचे त्वचा से बनी एक अंडाकार थैली स्क्रोटम के अंदर होता है, यानी अंडकोश के अंदर होता है, और एक झिल्ली के द्वारा ये एक दूसरे से पृथक होते हैं। वृषण अपने अंडकोश में या तो जन्म होने से थोड़ा पहले अथवा जन्म होने के तुरंत बाद पूरी तरह से अंडकोश में आ जाता है। इसी कारणवश वृषण उदर गुहा में ही रुक जाए तो ऐसी स्थिति में पुरुष जो है संतानोत्पत्ति नहीं कर पाता है, ठीक है। अर्थात वृषण का जो है अंडकोश में होना नेसेसरी होता है। अगर किसी कारणवश वो उदर गुहा में ही यानी हमारे पेट के अंदर जो गुहा होती है उसी में रुक जाए तो उस स्थिति में जो है पुरुष संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकता है। अंडकोश रंजित त्वचा की एक थैली के समान होती है जो उरु संधि, ठीक है, जिसे हम लोग ग्रोइन बोलते हैं, पेरिनियम तथा सीसन के आधार के नीचे की त्वचा के साथ निरंतरता में रहती है। यह अंडकोश थैली एक रेशेदार मध्य रेखा, ठीक है, जिसे हम लोग सेप्टम बोलते हैं, द्वारा 2 भागों में विभाजित होती है। दाएं खंड में दायां वृषण तथा बाएं खंड में जो है बायां वृषण होता है। दाएं की बात किया जाए लगभग 1 सेंटीमीटर नीचे की ओर शुक्र रज्जु यानी स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा लटका होता है। वयस्कों में वृषण की जो लंबाई होती है लगभग 4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई जो होती है वो 2 सेंटीमीटर के आसपास होती है तथा अंडकोश में अंडाकार आकृति में तिरछी स्थिति में रहती है। वृषण ग्रंथि अपने तंतुमय उत्तकावरण ट्यूनिका एल्बुजिनिया में रहती है, ठीक है। साथ ही अगर वृषण अंदर में सेप्टा के द्वारा कई खंडों में विभाजित रहता है जिनको हम लोग लोबुल्स के नाम से जानते हैं, यानी लोबुल्स बोलते हैं, ठीक है। यानी ये कई खंडों में विभाजित रहता है जिसे हम लोबुल्स बोलते हैं। प्रत्येक खंड में सूक्ष्म जो होती हैं सुख जनन कुंडलित वाहिकाएं यानी सेमिनोफेरस ट्यूबल्स रहते हैं जो एक स्वस्थ व्यक्ति में या वयस्क में जो है प्रति सेकेंड हजारों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। इनकी भित्ति जो जर्मिनल टिश्यू अंतरित रहती हैं। इसमें 2 प्रकार के शुक्र जनन कोशिकाएं होती हैं, यानी स्पर्मेटोजेनिक जो सेल होते हैं वो 2 प्रकार के इसमें पाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को पोषित करने के लिए साटोली सेल इस उपस्थित रहते हैं, अर्थात इनको जो पोषण है वो साटोली सेल्स द्वारा मिलता है। ये कोशिकाएं एक प्रकार का तरल पदार्थ भी स्रावित करती हैं जिनके कारण शुक्राणु को वाहिकाओं में बहने में सहायता प्राप्त होती है। तो ये हो गया बात हमारा वृषण से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है शुक्राणु यानी स्पर्म बोलते हैं या फिर स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं हम लोग इसको। लगभग 3 मिली द्रव में जो है वो 3 से 4 करोड़ की संख्या में शुक्राणु होते हैं। ये जो होती हैं वो टेस्टिस में विकसित होती हैं और वहीं पे जो है वो मैच्योर होती हैं यानी परिपक्व होती हैं। एक शुक्राणु को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग होता है वो हेड होता है, दूसरा बॉडी और तीसरा जो होता है वो टेल यानी पूंछ, ठीक है। अगर बात किया जाए शुक्राणु का तो ये जनन कोशिकाएं होती हैं जो वृषण में विकसित और परिपक्व होती हैं। लगभग 3 मिली लीटर में, ठीक है, सीमेन में 3 से 4 करोड़ की संख्या में शुक्राणु होते हैं। इनको 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक शुक्राणु को जो है 3 भागों में बांटा जाता है, सिर, काय और पूंछ। अगर बात किया जाए सिर के का तो शुक्राणु का जो सिर होता है वो अंडाकार होता है। इसमें आधे भाग में एक झिल्ली जो टोपी के आकार की होती है, ठीक है, जिसमें एंजाइम लगा होता है, उसी से ये ढका हुआ रहता है। इसमें नोकदार भाग से शुक्राणु जो है स्त्रियों के डिंब में एंजाइम द्वारा छेद करके प्रवेश करता है। इसके ठीक पीछे सिर के मध्य में एक केंद्रक यानी न्यूक्लियस होता है जिसमें एक लंबा पतला सूक्ष्म कण होता है और इसी को हम लोग डीएनए के नाम से जानते हैं। अर्थात जो हमारा डीएनए यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो होता है जिसे हम लोग आनुवंशिक कोड बोलते हैं, ठीक है, वो जो होता है वो जो शुक्राणु का सिर होता है उसी में पाया जाता है। साथ ही शुक्राणु के ऊपर जो झिल्ली होती है उस पर कई प्रकार के एंजाइम होते हैं और यही जो होता है वो डिंब का छेदने का कार्य करता है। जो आनुवंशिक कोड होता है, ठीक है, यानी डीएनए होता है वो एक केंद्रक में होता है और इसी केंद्रक में जो है वो क्रोमोसोम पाए जाते हैं जो कि आनुवंशिक तौर पे हमारे माता पिता द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है बॉडी,
ठीक है, शुक्राणु के सिर के ठीक पीछे गर्दन होती है। इसमें इंटीरियर सेंट्रियोल तथा पोस्टीरियर सेंट्रियोल नाम की केंद्रिकाएं मौजूद होती हैं। ठीक है, इस भाग के ठीक पीछे वाले मध्य खंड में कुंडली सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो शुक्राणु को गतिशीलता यानी ऊर्जा देने का कार्य करती हैं। तो बॉडी में जो है हमारा सेंट्रियोल पाया जाता है दो तरह का, एक जो होता है एंट्रियल और दूसरा जो होता है पोस्टीरियर। इसके मध्य में जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जो कि शुक्राणु को मोबिलिटी, ठीक है, यानी ऊर्जा प्रदान करता है ताकि गति कर पाए। और तीसरा जो होता है शुक्राणु का वो होता है टेल। ठीक है, सबसे नीचे वाला भाग जो होता है वो होता है टेल, ठीक है, जो कि पतली और शरीर से लगभग 6 गुना लंबी चंचल रचना होती है। इसी के सहायता से जो शुक्राणु वीर्य रस है वो इधर उधर गति करने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये हो गया बात हमारा शुक्राणु से संबंधित, जो कि 3 भागों में बटा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोरुस ग्रंथि जो होते हैं मूत्राशय के तल के नीचे अखरोट की आकृति में स्थित होते हैं, अर्थात इनकी आकृति जो होती है वो अखरोट की टाइप की होती है। ये जो होते हैं मूत्राशय के तल के ठीक नीचे स्थित होते हैं। यह पुरुष के मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं। यह ग्रंथि तंतुमय ऊतक एवं चिकनी पेशी के पतले परंतु मजबूत कैप्सूल के अंदर रहते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि में 2 प्रकार के और ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, जो अपने रस या स्राव को उसी मूत्र मार्ग में छोड़ती हैं जो भाग प्रोस्टेट के अंदर आता है। इन ग्रंथियों से श्लेष्मा निकलता है, जो इन्हीं छोटी छोटी नलिकाओं के द्वारा जो मार्ग होता है उसमें जाकर वीर्य का भाग बन जाता है। यदि इन श्लेष्मल ग्रंथियों में किसी प्रकार से सूजन आ जाए, ठीक है, तो मूत्र जो है रुक रुक कर आता है, क्योंकि सूजन के कारण मूत्र मार्ग में दबाव बनता है। प्रोस्टेट अंदर से 3 प्रकार की ग्रंथियों से मिलकर बनता है, जो अपने स्राव को पृथक पृथक यानी अलग अलग वाहिकाओं से होकर मूत्र मार्ग के प्रोस्टेटिक भाग में पहुंचाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि का जो स्राव होता है वो प्रोस्टेट की चिकनी पेशियों के संकुचित होने से अत्यधिक सूक्ष्म छिद्रों से होकर मूत्र मार्ग में पहुंचता है। यह स्राव शुक्राणुओं को गतिशील बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है तथा स्त्री की योनि की अम्लीयता को उदासीन करने में भी सहायता प्रदान करता है। अगर अम्लीयता को नष्ट न किया जाए या उदासीन न किया जाए तो जो शुक्राणु है पूरी तरह से योनि तक ही जाके और समाप्त हो जाएंगे। चलिए कुछ शॉर्ट नोट्स हैं उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है काउपर, जिसे हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि बोलते हैं, ये ग्लैंड बोलते हैं, उसको देखेंगे तो इनकी संख्या जो होती है वो 2 होती हैं एक मेल में, और इनका आकार जो है मटर के दाने के समान होती है। यह मूत्र मार्ग के नीचे के भाग में दोनों तरफ स्थित होते हैं। कामोत्तेजना के समय इन ग्रंथियों से एक प्रकार का चिकना क्षारीय द्रव स्रावित होता है, जिसके द्वारा मूत्र मार्ग की अम्लीयता समाप्त होती है। यही द्रव इस मार्ग को भी चिकना कर देता है, जिससे शुक्राणु बिना किसी हानि के वीर्य के साथ संकलित हो जाते हैं यानी गिर जाते हैं। तो ये हो गया काउपर या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, जो कि संख्या में 2 होते हैं और इनके आकार जो है मटर के दाने के समान होते हैं। ठीक है, कामोत्तेजना के समय इनसे जो है एक क्षारीय द्रव स्रावित होता है, जो कि मूत्र मार्ग की अम्लीयता को समाप्त करने का कार्य करता है, जिससे शुक्राणु जो है वह आसानी के साथ संकलित होकर और बिना किसी हानि के महिला के योनि में प्रवेश करते हैं। और दूसरा जो नोट्स लिखना है वो है स्पर्मेटिक कॉर्ड, ठीक है, यानी शुक्र रज्जु। यह जो होता है वो इंग्यूनल कैनाल से लेकर और प्यूबिस के सामने तक पहुंचता है और दूसरी तरफ जो है वृषणों को शुक्र नलिकाओं द्वारा जोड़ता है, अर्थात यह मीडिएटर का काम करता है। इंग्यूनल कैनाल से लेकर प्यूबिस तक और दूसरी तरफ जो है वृषण को शुक्र नलिका तक। इन्हीं शुक्र रज्जु के सहारे वृषण कोश यानी स्कोटम में लटकी रहती है। शुक्र रज्जु में स्थित वृषणीय धमनी यानी टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन्स दोनों को ही अपनी जालिका बनाती है। इसमें पैप्निफॉर्म जालिका कहते हैं, ठीक है, यानी जो जालिका बनता है टेस्टिकुलर आर्टरी और टेस्टिकुलर वेन्स का, उसको हम लोग पैप्निफॉर्म जालिका के नाम से जानते हैं। इस जालिका के साथ लसिका वाहिनी एवं शुक्र वाहिनियाँ भी संलगित रहती है। इन्हीं के द्वारा टेस्टिस तथा और अधिवृषण की आपूर्ति होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड। और तीसरा जो नोट लिखना है वो है सखनल नलिका यानी इजेकुलेटरी डक्ट्स पर। ये जो होती हैं वो शुक्रवायु के एम्पुला तथा शुक्राशय के नलिकाओं के मिल जाने से ही सखनल नलिकाएं बनती हैं, यानी दोनों तरफ जो सखनल नलिकाएं बनती हैं वो होती है एम्पुला तथा शुक्राशय की नलिकाओं के मिलने से, जिनकी लंबाई लगभग 1 इंच के आसपास होती है। इन नलिकाओं के अंत प्रोस्टेट ग्रंथि से होते हुए प्रोस्टेट यूट्रिकल के छिद्र पर होती है, जो मूत्र मार्ग में स्थित होता है। तो ये हो गया हमारा इजेकुलेटरी डक्ट। अगला है वीर्य यानी सीमेन। ठीक है, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने शुक्राणु को देखा, तो शुक्राणु जो स्थित होता है जिस द्रव में, उसको हम लोग वीर्य यानी सीमेन के नाम से जानते हैं। लगभग 3 ml से लेकर 5 ml
में वीर्य की संख्या होती है लगभग 3 से 40 करोड़ के आसपास ये इसमें शुक्राणु जो है समाहित होते हैं। ठीक है, वीर्य में 1 भाग शुक्राणु का होता है। साथ ही ये जो होती हैं वो अधिवृषण, शुक्रकोश और बल्बोयूरेथ्रल से आने वाले स्राव से मिलकर बनती है। ठीक है, इनमें जो है 1 भाग तो शुक्राणु का होता है और उसके बाद जो है इसमें जल, फ्रक्टोज, कॉपर, मैग्नीशियम, लवण, जिंक, सल्फर ये सब मिलके बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वीर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पेनिस। ठीक है, ये एक लंबी बेलनाकार रचना होती है। ठीक है, यह उदर के नीचे पेरिनियम के संलग्न स्थिर मूल यानी रूट, कोमल, स्पंजी, अनैच्छिक पेशियों के लचीलेपन तथा इरेक्टिकल टिश्यू ऊतकों से बना पुरुष का एक मुक्त मैथुन अंग होता है तथा पीछे में पीबिक चाप यानी आर्क के ऊतकों के द्वारा ये जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज खत्म जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित PDF को देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और PDF को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल तथा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस पर टैप करके और सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।